नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसका नाम प्रतिभा, जिज्ञासा और क्रांति का पर्याय बन चुका है। जब हम जीनियस शब्द सुनते हैं तो एक ही चेहरा हमारे मन में आता है, बिखरे हुए सफेद बाल, एक शरारती मुस्कान वाली आंखें और एक ऐसा व्यक्तित्व जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को जानता हो। आज हम बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टीन की। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? क्या वे केवल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ जटिल समीकरण दिए, या वे उससे कहीं ज्यादा थे? उनकी कहानी केवल विज्ञान की कहानी नहीं है, ये एक विद्रोही मन की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने का साहस किया। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने हमें समय, स्थान, गुरुत्वाकर्षण और स्वयं वास्तविकता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। यह वीडियो अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन और उनके काम का एक अत्यंत विस्तृत और गहन सारांश होगा। हम लगभग 10,000 शब्दों में उनके बचपन के संघर्षों से लेकर उनके चमत्कारों के वर्ष तक, सापेक्षता के क्रांतिकारी सिद्धांतों से लेकर एक वैश्विक शांतिदूत के रूप में उनकी भूमिका तक और उनके अंतिम वर्षों की अधूरी खोज तक की पूरी यात्रा करेंगे। हम न केवल ये जानेंगे कि उन्होंने क्या खोजा, बल्कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये कैसे सोचा। हम उनके प्रसिद्ध विचार प्रयोगों की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक अकेला मानव मन केवल अपनी कल्पना की शक्ति से ब्रह्मांड के ताने बाने को समझ सकता है। तो चलिए, समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए हम 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक और सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन के असाधारण जीवन और उनकी विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। भाग 1, एक विद्रोही मन का जन्म और बचपन के संघर्ष। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनका बचपन किसी भी तरह से एक असाधारण बच्चे का बचपन नहीं था। वास्तव में उनके माता पिता को तो ये चिंता होने लगी थी कि शायद उनके बेटे में कोई समस्या है। अल्बर्ट ने बहुत देर से बोलना शुरू किया, लगभग 3 या 4 साल की उम्र में। वे अक्सर अपने आप में खोए रहते थे और दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस शांत और एकांत प्रिय बच्चे के मन में एक असाधारण जिज्ञासा का सागर हिलोरे मार रहा था। जब वे लगभग 5 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें एक दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास दिखाया। आइंस्टीन के लिए ये एक जादुई अनुभव था। वे ये देखकर हैरान थे कि एक अदृश्य शक्ति उस सुई को हमेशा एक ही दिशा में कैसे खींच रही थी। इस एक छोटे से अनुभव ने उनके मन में प्रकृति के छिपे हुए नियमों को जानने की एक आजीवन प्यास जगा दी। आइंस्टीन को उस समय की जर्मन स्कूल प्रणाली से सख्त नफरत थी। वहां रटने और कठोर अनुशासन पर बहुत जोर दिया जाता था, जो उनके स्वतंत्र और विद्रोही स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। उन्हें शिक्षकों के सवालों का आंख बंद करके जवाब देना पसंद नहीं था। वे खुद सवाल पूछना चाहते थे। उनकी इसी प्रवृत्ति के कारण उनके कई शिक्षक उन्हें एक आलसी और मंदबुद्धि छात्र मानते थे। एक शिक्षक ने तो यहां तक कह दिया था कि आइंस्टीन, तुम जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आइंस्टीन का असली शिक्षण स्कूल की दीवारों के बाहर हो रहा था। वे अपने चाचा के साथ विज्ञान और गणित की पहेलियां सुलझाते थे। वे दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ते थे और सबसे महत्वपूर्ण, वे अपने मन में विचार प्रयोग करते थे। वे कल्पना करते थे कि अगर वे प्रकाश की किरण पर बैठकर यात्रा करें तो दुनिया कैसी दिखेगी। यही दृश्य सोचने की क्षमता, यही कल्पना की शक्ति बाद में उनके सबसे बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों का आधार बनी। 16 साल की उम्र में उन्होंने ज्यूरिख के प्रसिद्ध पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन वे उसमें असफल हो गए। 1 साल की और तैयारी के बाद उन्होंने आखिरकार प्रवेश पा लिया। ज्यूरिख का उदार और बौद्धिक वातावरण उनके लिए एक नई दुनिया की तरह था। यहीं पर उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी मिलेवा मेरिक से हुई, जो भौतिकी की एक प्रतिभाशाली छात्रा थीं। लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी आइंस्टीन का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उनके विद्रोही स्वभाव और प्रोफेसरों के प्रति उनके असम्मानजनक रवैये के कारण उन्हें किसी भी विश्वविद्यालय में कोई अकादमिक पद नहीं मिला। वे लगभग 2 साल तक बेरोजगार रहे और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते रहे। ये उनके जीवन का एक बहुत ही कठिन और निराशाजनक समय था। लेकिन यही वो समय था जब उन्होंने अपने भौतिकी के विचारों पर गहराई से सोचना जारी रखा। भाग 2, बर्न का पेटेंट ऑफिस और चमत्कारों का वर्ष 1905। अंत में एक दोस्त की मदद से आइंस्टीन को 1902 में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक पेटेंट कार्यालय में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। ये नौकरी शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित हुई। ये काम बहुत अधिक मांग वाला नहीं था।
उनका काम था नए आविष्कारों के आवेदनों की जांच करना। इस काम ने उन्हें दूसरों के विचारों का विश्लेषण करना सिखाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस नौकरी ने उन्हें एक स्थिर आय और बहुत सारा खाली समय दिया, जिसका उपयोग वे अपने भौतिकी के जुनून को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते थे। बर्न का वो पेटेंट कार्यालय आइंस्टीन के लिए एक ऐसा शांत आश्रय बन गया जहां उनका जीनियस सही मायने में प्रस्फुटित हुआ। दिन में वे दूसरों के आविष्कारों की जांच करते और शाम को वे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने में लग जाते। और फिर आया 1905 का वर्ष। इतिहास में इस वर्ष को आइंस्टीन का एनस मिराबिलिस यानी चमत्कारों का वर्ष कहा जाता है। उस एक अकेले वर्ष में 27 वर्षीय इस पेटेंट क्लर्क ने, जिसके पास कोई प्रयोगशाला नहीं थी, कोई अकादमिक पद नहीं था, भौतिकी के 4 ऐसे शोध पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए इन 4 चमत्कारों पर एक एक करके विस्तार से नजर डालते हैं। पहला चमत्कार, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस समय के वैज्ञानिकों के लिए ये एक पहेली थी कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलने लगते हैं। आइंस्टीन ने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रकाश को केवल एक तरंग के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या क्वांटा के रूप में भी देखा जाना चाहिए, जिन्हें बाद में फोटॉन कहा गया। ये विचार क्वांटम यांत्रिकी की नींव बना, जो 20वीं सदी की भौतिकी की दूसरी बड़ी क्रांति थी। इसी एक खोज के लिए आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, न कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। दूसरा चमत्कार, ब्राउनियन गति यानी ब्राउनियन मोशन। ये उस गति का वर्णन है जो पानी में निलंबित पराग कणों जैसे छोटे कणों में देखी जाती है। आइंस्टीन ने गणितीय रूप से यह साबित किया कि ये यादृच्छिक गति पानी के अदृश्य अणुओं द्वारा उन कणों पर लगातार की जा रही बमबारी के कारण होती है। इस शोध पत्र ने परमाणुओं और अणुओं के अस्तित्व का पहला ठोस और प्रयोगात्मक सबूत प्रदान किया, जिस पर उस समय भी कुछ वैज्ञानिक संदेह करते थे। तीसरा और सबसे प्रसिद्ध चमत्कार, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत यानी द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सिद्धांत आइंस्टीन के उस बचपन के विचार प्रयोग से जन्मा था, यदि मैं प्रकाश की किरण पर बैठकर यात्रा करूं तो क्या होगा। सदियों से न्यूटन की भौतिकी ये मानती आई थी कि समय और स्थान निरपेक्ष हैं, यानी वे हर किसी के लिए हर जगह एक समान होते हैं। आइंस्टीन ने इस पूरी धारणा को चुनौती दी। उन्होंने 2 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों पर अपनी पूरी थ्योरी का निर्माण किया। पहला, भौतिकी के नियम सभी पर्यवेक्षकों के लिए समान होते हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष एक समान गति से चल रहे हों। दूसरा, प्रकाश की गति निर्वात में सभी पर्यवेक्षकों के लिए एक समान होती है, चाहे वे कितनी भी तेजी से क्यों न चल रहे हों। यह दूसरा सिद्धांत बहुत ही अजीब था। इसका मतलब यह था कि यदि आप एक ऐसी ट्रेन में हैं जो प्रकाश की आधी गति से चल रही है और आप ट्रेन के सामने एक टॉर्च जलाते हैं, तो भी आपको और बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, दोनों को उस टॉर्च की रोशनी एक ही गति से यानी प्रकाश की गति से चलती हुई दिखाई देगी। इस अजीब से लगने वाले सिद्धांत के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले थे। आइंस्टीन ने दिखाया कि यदि प्रकाश की गति स्थिर है तो इसका मतलब है कि समय और स्थान को बदलना होगा। उन्होंने साबित किया कि जितनी तेजी से आप यात्रा करते हैं, आपका समय उतना ही धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव यानी टाइम डायलेशन कहते हैं। उन्होंने ये भी साबित किया कि जितनी तेजी से आप यात्रा करते हैं, आपकी लंबाई उस गति की दिशा में उतनी ही कम हो जाती है। इसे लंबाई संकुचन यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। समय और स्थान अब निरपेक्ष नहीं थे, वे सापेक्ष थे। वे आपके गति पर निर्भर करते थे। ये एक ऐसा विचार था जिसने वास्तविकता की हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख दिया। चौथा चमत्कार, द्रव्यमान और ऊर्जा की समानता। अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के एक फुटनोट के रूप में आइंस्टीन ने एक और छोटा शोध पत्र प्रकाशित किया। इस पत्र में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण था E बराबर mc वर्ग। यह समीकरण क्या कहता है? यह कहता है कि ऊर्जा E बराबर है द्रव्यमान m गुना प्रकाश की गति c के वर्ग के। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में। चूंकि प्रकाश की गति का वर्ग एक बहुत बड़ी संख्या है, इसका मतलब है कि एक बहुत ही छोटे से द्रव्यमान में भी एक विशाल मात्रा में ऊर्जा छिपी हुई है। इसी एक सिद्धांत ने बाद में परमाणु ऊर्जा और दुर्भाग्य से परमाणु बम का आधार बनाया।
ये अविश्वसनीय है कि एक अकेला व्यक्ति एक ही वर्ष में बिना किसी विश्वविद्यालय के समर्थन के इतने सारे क्रांतिकारी विचारों को दुनिया के सामने रख सकता था। 1905 ने अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी के मंच पर एक अज्ञात क्लर्क से एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित कर दिया। भाग 3, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत और ब्रह्मांड की एक नई तस्वीर। विशेष सापेक्षता के बाद आइंस्टीन एक और बड़ी पहेली से जूझ रहे थे, गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन ने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये क्यों काम करता है। आइंस्टीन ने अगले 10 वर्षों तक इस समस्या पर काम किया। इस दौरान वे पेटेंट कार्यालय से निकलकर अकादमिक दुनिया में एक प्रोफेसर के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका निजी जीवन उथल-पुथल से भरा था। उनका अपनी पत्नी मिलेवा के साथ संबंध टूट रहा था, लेकिन उनका वैज्ञानिक दिमाग अपने चरम पर था। 1915 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा और सबसे सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत किया, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत यानी द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस सिद्धांत का जन्म भी एक विचार प्रयोग से हुआ था, जिसे आइंस्टीन ने अपने जीवन का सबसे सुखद विचार कहा था। उन्होंने कल्पना की कि यदि कोई व्यक्ति किसी छत से गिर रहा हो तो उसे अपना वजन महसूस नहीं होगा। उस क्षण में उसके लिए गुरुत्वाकर्षण गायब हो जाएगा। इस एक सरल विचार से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि गुरुत्वाकर्षण और त्वरण यानी एक्सेलरेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और फिर उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है जो दो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है, जैसा कि न्यूटन ने सोचा था, बल्कि गुरुत्वाकर्षण स्वयं स्थान और समय के ताने बाने में एक वक्रता है, एक झुकाव है, जो विशाल वस्तुओं जैसे कि सूर्य और ग्रहों के कारण उत्पन्न होता है। इसे समझने के लिए एक बड़ी सी चादर या ट्रैम्पोलिन की कल्पना कीजिए जो चारों तरफ से तनी हुई है। ये हमारा अंतरिक्ष समय है। अब यदि आप उस चादर के बीच में एक भारी गेंदबाजी की गेंद रखते हैं तो चादर उस गेंद के वजन के नीचे झुक जाएगी, उसमें एक गड्ढा बन जाएगा। अब यदि आप एक छोटी सी कंची को उस गेंद के पास से लुढ़काते हैं तो वो सीधे जाने के बजाय उस गड्ढे के चारों ओर एक घुमावदार रास्ते पर चलने लगेगी, जैसे कि कोई अदृश्य बल उसे गेंद की ओर खींच रहा हो। आइंस्टीन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण ठीक इसी तरह काम करता है। सूर्य हमारे अंतरिक्ष समय के ताने बाने को मोड़ता है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उस मुड़े हुए रास्ते पर बस अपनी सीधी रेखा में यात्रा कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत और क्रांतिकारी विचार था। इसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा तरीका ही बदल दिया। लेकिन इस सिद्धांत को साबित कैसे किया जाए? आइंस्टीन ने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि यदि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में अंतरिक्ष समय को मोड़ता है तो सूर्य जैसी विशाल वस्तु के पास से गुजरने वाले प्रकाश को भी थोड़ा सा मुड़ जाना चाहिए। इस भविष्यवाणी का परीक्षण करने का एक ही तरीका था, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के पास स्थित तारों की स्थिति को मापना। 1919 में ब्रिटिश खगोल शास्त्री सर आर्थर एडिंगटन ने अफ्रीका के तट पर एक अभियान का नेतृत्व किया ताकि वे ऐसा ही कर सकें, और उनके अवलोकनों ने आइंस्टीन की भविष्यवाणी की आश्चर्यजनक रूप से पुष्टि की। प्रकाश वास्तव में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से मुड़ गया था। ये खबर जब दुनिया भर के अखबारों में छपी तो अल्बर्ट आइंस्टीन रातों रात एक वैश्विक हस्ती बन गए। वे केवल एक वैज्ञानिक नहीं रहे, वे एक प्रतीक बन गए, मानव प्रतिभा और ब्रह्मांड की समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने का एक प्रतीक। भाग 4, एक वैश्विक प्रतीक, राजनीति, शांति और मानवता। प्रसिद्धि ने आइंस्टीन के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वे अब केवल एक अकादमिक नहीं थे, वे एक सार्वजनिक व्यक्ति थे जिनकी राय हर विषय पर मांगी जाती थी, और उन्होंने अपनी इस नई भूमिका को बहुत गंभीरता से लिया। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में राष्ट्रवाद और सैन्यवाद का माहौल बढ़ रहा था। आइंस्टीन एक कट्टर शांतिवादी थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध का खुलकर विरोध किया, जिसके कारण उन्हें अपने कई जर्मन सहयोगियों की आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा 1930 के दशक में जर्मनी में नाजीवाद के उदय के साथ आया। एक यहूदी होने के नाते आइंस्टीन और उनके काम को यहूदी भौतिकी कहकर निशाना बनाया जाने लगा। उनकी जान को खतरा था। 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया तो आइंस्टीन, जो उस समय अमेरिका की यात्रा पर थे, ने जर्मनी वापस न लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जर्मन नागरिकता त्याग दी। वे अमेरिका में प्रिंसटन, न्यू जर्सी में बस गए, जहां उन्हें उन्नत अध्ययन संस्थान यानी इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में एक पद मिला। यहीं पर उनके जीवन का सबसे दुखद और सबसे विवादास्पद अध्याय शुरू हुआ, परमाणु बम के साथ उनका जुड़ाव। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में कई वैज्ञानिकों को ये चिंता सताने लगी कि नाजी जर्मनी शायद एक परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने आइंस्टीन से आग्रह किया कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करके अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को इस खतरे के बारे में सचेत करें। बहुत हिचकिचाहट के बाद आइंस्टीन उस प्रसिद्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए जिसने मैनहट्टन परियोजना और परमाणु बम के निर्माण की नींव रखी। आइंस्टीन ने खुद उस परियोजना पर कोई काम नहीं किया, लेकिन बाद में जब उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए विनाश को देखा तो उन्हें अपने इस कार्य पर गहरा और आजीवन पछतावा हुआ। अपने शेष जीवन में वे परमाणु निरस्त्रीकरण और विश्व सरकार के एक अथक समर्थक बन गए। उन्होंने तर्क दिया कि परमाणु युग में राष्ट्रवाद और युद्ध आत्महत्या के समान है। आइंस्टीन केवल एक वैज्ञानिक और एक राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं थे, वे एक गहरे मानवतावादी और दार्शनिक भी थे। उन्होंने अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे भारतीय विचारकों के साथ पत्र व्यवहार किया, जिसमें उन्होंने विज्ञान, सत्य और धर्म की प्रकृति पर चर्चा की। जब उनसे ईश्वर के बारे में पूछा जाता तो वे कहते कि वे एक व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास नहीं करते जो मानव के मामलों में हस्तक्षेप करता हो, बल्कि वे स्पिनोजा के ईश्वर में विश्वास करते थे, एक ऐसा ईश्वर जो ब्रह्मांड के सुव्यवस्थित सामंजस्य में प्रकट होता है। उनके लिए विज्ञान का अभ्यास करना ही एक प्रकार की गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक खोज थी। भाग 5, अंतिम वर्ष, एक अधूरी खोज और विरासत। अपने जीवन के अंतिम 3 दशकों में आइंस्टीन ने खुद को प्रिंसटन में एक अजीब सी बौद्धिक अलगाव की स्थिति में पाया। भौतिकी की दुनिया जिसका उन्होंने खुद उद्घाटन किया था, अब क्वांटम यांत्रिकी की अजीब और अनिश्चित दुनिया की ओर बढ़ चुकी थी। क्वांटम यांत्रिकी ने यह दिखाया था कि उपपरमाणविक स्तर पर वास्तविकता संभाव्यता और संयोग पर आधारित होती है। आइंस्टीन को यह विचार कभी भी पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं था। उनका प्रसिद्ध कथन, ईश्वर पासे नहीं खेलता, इसी दार्शनिक असुविधा को व्यक्त करता है। उन्हें विश्वास था कि क्वांटम यांत्रिकी के नीचे एक गहरी और अधिक नियतात्मक वास्तविकता छिपी होनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष एक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत यानी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की खोज में समर्पित कर दिए। ये एक ऐसी भव्य और महत्वाकांक्षी सब कुछ का सिद्धांत था जो ब्रह्मांड की सभी ज्ञात शक्तियों यानी गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व को एक ही सुरुचिपूर्ण समीकरण में एकजुट कर सके। ये एक ऐसी खोज थी जिसमें वे कभी सफल नहीं हुए। वे भौतिकी के मुख्यधारा से कटते चले गए, एक ऐसे सम्मानित लेकिन अलग थलग पड़े हुए संत की तरह जो अपने ही एक सपने का पीछा कर रहा था। 18 अप्रैल 1955 को 77 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हो गया। वे अपनी मृत्यु तक काम करते रहे उस एकीकृत सिद्धांत के समीकरणों पर जो उनके बिस्तर के पास पड़े थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए संरक्षित कर लिया गया, एक ऐसा तथ्य जो उनके एक असाधारण प्रतीक के रूप में उनकी स्थिति को और भी मजबूत करता है। अंतिम निष्कर्ष, आइंस्टीन की अमर विरासत। तो हम अल्बर्ट आइंस्टीन की इस अविश्वसनीय जीवन यात्रा से क्या सीखते हैं? उनकी वैज्ञानिक विरासत स्मारकीय है। उन्होंने हमें वास्तविकता की एक नई समझ दी। उन्होंने दिखाया कि समय और स्थान लचीले हैं, द्रव्यमान और ऊर्जा विनिमेय है और गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय के ताने बाने का एक झुकाव है। उनके विचारों ने 20वीं सदी की तकनीक जीपीएस से लेकर लेजर और परमाणु ऊर्जा तक की नींव रखी। लेकिन उनकी मानवीय विरासत शायद उससे भी बड़ी है। आइंस्टीन की कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा केवल बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं है, ये जिज्ञासा, कल्पना और स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने के साहस के बारे में है। ये एक बच्चे जैसी आश्चर्य की भावना को कभी न खोने के बारे में है। उनकी कहानी हमें गैर अनुरूपता और विद्रोह के महत्व को सिखाती है। यदि उन्होंने अपने शिक्षकों की बात मान ली होती और रटने की प्रणाली को स्वीकार कर लिया होता तो वे कभी भी उन क्रांतिकारी विचारों तक नहीं पहुंच पाते। उनकी कहानी हमें दृढ़ता का मूल्य सिखाती है। सालों की बेरोजगारी और अकादमिक अस्वीकृति के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को कभी नहीं छोड़ा। दशकों की असफलताओं के बावजूद उन्होंने अपने एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत की खोज को कभी नहीं छोड़ा। और अंत में उनकी कहानी हमें एक वैज्ञानिक के रूप में और एक नागरिक के रूप में नैतिक जिम्मेदारी की याद दिलाती है। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने शांति, निरस्त्रीकरण और मानवाधिकारों के लिए एक अथक अभियान चलाया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें एक नया ब्रह्मांड दिया, लेकिन शायद उससे भी बढ़कर उन्होंने हमें ये दिखाया कि एक अकेला मानव मन जब वो स्वतंत्र रूप से साहसपूर्वक और कल्पना के साथ सोचने का साहस करता है तो वो क्या कुछ हासिल कर सकता है। वे केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे,
वे एक प्रतीक थे, एक प्रेरणा थे और हमेशा रहेंगे। इस अविश्वसनीय यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।